अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। और देखिए दोस्तों, हमने जो पिछली कक्षा में संज्ञानात्मक विकास को पढ़ा था उसे हमने किस रूप में पढ़ा था। तो देखिए, संज्ञान का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर संज्ञान का निर्माण यहाँ बच्चे से और फिर यहाँ पर किस प्रकार से किशोरावस्था से होते हुए एक वृद्ध अवस्था तक कैसे ये एक संज्ञान हमारे दिमाग में कहें या हम कहें कि ज्ञान का निर्माण किस प्रकार से हो जाता है। और देखिए दोस्तों, इस संज्ञान विकास के अंतर्गत हमने जब पिछली कक्षा में पढ़ा था तो हमने वहां इस चीज को जाना था कि संज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बताइए दोस्तों, संज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें थी। बिल्कुल, संज्ञान के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि मानसिक प्रक्रियाएं आती हैं। और एक चीज की और बात की थी हमने, किसकी बात की थी। बिल्कुल, हमने बात की थी उत्पाद की, अर्थात मानसिक प्रक्रियाएं और उत्पाद दोनों मिलकर के क्या कार्य कर रही थी। जी हाँ, ये दोनों मिलकर के हमारे ज्ञान का निर्माण कर रहे थे। और देखिए, ये जो ज्ञान का निर्माण है यही कहलाता है संज्ञान। और देखिए दोस्तों, इस मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं आ रही थी। बताइए कौन कौन सी क्रियाएं आ रही थी। बिल्कुल, याद करना, याद रखना, योजना बनाना और साथ में और कौन कौन सी चीजें थी। बिल्कुल, कल्पना करना। ये सारी ही चीजें किसके अंतर्गत आ रही थी, हमारी मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आ रही थी। और देखिए, मानसिक प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली चीजें और जो एक नई चीज का हम उत्पाद कर रहे थे, ये दोनों चीजें जब मिल रही थी तो ये हमारे संज्ञान का निर्माण कर रही थी। और देखिए दोस्तों, इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति कौन थे। बिल्कुल, इस सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे। और देखिए दोस्तों, इस चीज को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। ये किस देश से संबंधित थे। बिल्कुल, ये थे स्विट्जरलैंड से। और देखिए दोस्तों, इन्होंने किस पर कार्य किया था। इनका प्रमुख अध्ययन था बालक के शैशव से किशोर काल के संज्ञान पक्ष का। तो देखिए, हमने किस पर बात की थी। हमने बिल्कुल हमने बात की थी संज्ञानात्मक पक्ष की। और देखिए दोस्तों, इन्हें संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया है। ये बात भी हमने पिछली कक्षा में पढ़ ली थी। और फिर देखिए दोस्तों, एक नई चीज और क्या थी वह बात। 1922-23 में बाल विकास के क्षेत्र में कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो किस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया था इन्होंने। बाल विकास के क्षेत्र में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और इसी के अंतर्गत देखिए, हमने जीन पियाजे ने मुख्य रूप से 3 पक्षों की बात की थी। कौन कौन से थे वे पक्ष। बिल्कुल, पहला था ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा था भावात्मक पक्ष और तीसरा था क्रियात्मक पक्ष। और बताइए दोस्तों, इन तीनों पक्षों में से सबसे अधिक महत्व जीन पियाजे ने किस पक्ष को दिया था। बिल्कुल, जीन पियाजे ने सबसे अधिक महत्व दिया था ज्ञानात्मक पक्ष को। और देखिए दोस्तों, इसके बाद इन्होंने इस संज्ञानात्मक विकास के लिए कुछ संप्रत्यों की बात की थी। कौन कौन से थे वे संप्रत्य, याद कीजिए फटाफट से और नाम बताइए। बिल्कुल, यहाँ नजर आ रहा है, देखिए अब आपको। हमने अनुकूलन की बात की थी, हमने साम्य धारण की बात की थी, हमने संज्ञान संरचना की बात की थी। और ये क्या आया आप सामने, आत्मसातीकरण। हमने ये किसके अंतर्गत पढ़ा था दोस्तों। बिल्कुल, इसको हमने पढ़ा था अनुकूलन के अंतर्गत। तो क्या दोस्तों, अनुकूलन के अंतर्गत हमने कोई एक अन्य क्रिया और पढ़ी थी। बिल्कुल पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी। जी हाँ, हमने समंजन को भी तो इसी के अंतर्गत पढ़ा था। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में। संप्रत्यों के अंतर्गत अगर हम अनुकूलन की बात करते हैं तो अनुकूलन में 2 उपक्रियाएं थी। कौन कौन सी। बिल्कुल, आत्मसातीकरण और दूसरी समंजन। देखिए, इन्हीं संप्रत्यों के अंतर्गत हमने और कौन कौन से संप्रत्यों को पढ़ा था। मानसिक संक्रिया को पढ़ा था हमने, स्कीम्स को पढ़ा था, स्कीमा को पढ़ा था और देखिए हमने संरक्षण को पढ़ा था। क्या इनके अलावा भी कोई और संप्रत्य था? याद कीजिए,
शायद कोई छूट गया हो इनमें से। बिल्कुल, एक रह गया है दोस्तों। कौन सा बचा है वो? यस, विकेंद्रण भी तो पढ़ा था हमने इन संप्रत्तियों के अंतर्गत। चलिए कोई बात नहीं, अब लेकिन अब याद रखिएगा इस बात को। अब आप तो ये देखिए, ये क्या थे? हमारे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित कुछ संप्रत्ति थे जो कि जीन प्याजे ने दिए थे। चलिए दोस्तों, अब देखिए हमने अपना टॉपिक कहाँ छोड़ा था? हमने अपना टॉपिक छोड़ा था संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर आकर के। इसका मतलब आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास के जो अवस्थाएं थी, आज हम उनका अध्ययन करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम उससे संबंधित जो अब से पहले की परीक्षाओं में प्रश्न आ चुके हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या आया है। प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। देखिए नाम अभी आपके लिए नए हैं, थोड़ा सा समझने में भी आपको लग रहा होगा कि किस प्रकार के शब्द हैं, लेकिन देखिए दोस्तों, इनको भी हम सबको बहुत आसानी से समझ लेंगे और इन प्रश्नों के आप उत्तर भी दे सकेंगे। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? देखिए दोस्तों, ये जो अभी हम नाम पढ़ रहे हैं ये सब किनके नाम है? ये संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के नाम चल रहे हैं यहाँ पर। ये टीचर ग्रेड फर्स्ट 2013 देखिए प्रश्न क्या आया है। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। इसका मतलब प्याजे ने कई अवस्थाएं दी हैं विकास की और उन अवस्थाओं को हमें ध्यान से पढ़ना है आज। टीचर ग्रेड फर्स्ट 2013 देखिए प्रश्न आया है, जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों इन्होंने तो चिंतन की बात कर दी है, और वो भी कैसे चिंतन की? तार्किक चिंतन के प्रश्न है यहाँ पर। टीचर ग्रेड फर्स्ट 2013 देखिए प्रश्न है यहाँ पर, प्याजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर एक अवस्था और एक उम्र की बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न वे हैं जो कि अब से पहले की परीक्षाओं में आ चुके हैं, जिनके जवाब अभी शायद हमें नहीं पता, लेकिन दोस्तों इन प्रश्नों के जवाब अभी हम जान लेंगे और इनको बहुत अच्छे तरीके से अभी हम हल भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं आज अपने इस टॉपिक की तरफ और आज हम पढ़ेंगे जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को। जीन प्याजे ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए 4 अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो देखिए दोस्तों, इस चीज को याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये प्रश्न आता है कि कितनी अवस्थाएं दी हैं जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की। तो कितनी दी हैं? 4 दी हैं। इस सिद्धांत में प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या 4 प्रमुख अवस्थाओं में बांट करके की। अर्थात इसने क्या किया? विकास को 4 अलग अलग अवस्थाओं में बांट दिया। जैसा कि देखिए यहाँ हम चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी तो अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, देखिए यहाँ पर। और देखिए जीन प्याजे ने इस विकास को 4 अलग अलग अवस्थाओं में इस प्रकार से बांट करके इस विकास की इस प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया है। चलिए दोस्तों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली अवस्था की, और सबसे पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था। देखिए इस नाम को हमें ध्यान रखना है, संवेदी पेशीय अवस्था। इसे इंद्रिय गामक या इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। और देखिए इसका समय कितने से कितने है? जन्म से 2 वर्ष। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? अपने शरीर से चीजें संचालित करना बच्चा सीखता है, अर्थात हाथ पैर मारता है, चीजों को पकड़ता है, उठाता है, फेंकता है, और इस तरह से चीजों को वो क्या कर रहा है? संचालित करता है। फिर देखिए दोस्तों, दूसरा जो है यहाँ पर दूसरी अवस्था जो है वो कौन सी है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और ये देखिए इसका समय कितना है? 2 वर्ष से 7 वर्ष। और देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत बच्चा क्या कर रहा है? दुनिया की चीजों को प्रतीकों के रूप में समझता है वो। तो मतलब दुनिया की चीजें, मतलब जो संसार में चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, उन्हें किस रूप में ले रहा है वो? प्रतीकों के रूप में ले रहा है। जैसा कि यहाँ हम इस चित्र में देख रहे हैं कि बच्चे ने क्या कर रखा है? बच्चे ने एक टेडी बियर पकड़ रखा है अपने हाथ में, और देखिए वह क्या कर रहा है? डॉक्टर के समान उसे चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए वो एक प्रतीक के रूप में चीजों को समझ रहा है। यहाँ जो खिलौना है वह क्या है? जो मूल पशु है हमारा भालू, उसका प्रतीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये बच्चा क्या कर रहा है? एक डॉक्टर के समान उस पशु को चेक करने की कोशिश कर रहा है। तीसरी अवस्था देखिए दोस्तों, ठोस संक्रिया की
अवस्था। और देखिए दोस्तों, इसका समय काल क्या है? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बालकों की बात की जा रही है यहाँ पर। और देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? अपने अनुभव से कुछ नियमों को समझना। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? अपने अनुभव, उसके स्वयं के अनुभव हैं यहाँ पर, उसके स्वयं के एक्सपीरियंस हैं यहाँ पर। वो जब अलग अलग कार्यों को कर रहा है, जब वह कार्यों को कर लेता है तो उसने उसमें क्या समझा, उससे क्या सीखा, उन सबको समझ करके अपने अनुसार कुछ नियमों का वो निर्माण करता है। और देखिए किस अवस्था के अंतर्गत आ रहा है ये आ रहा है हमारा ठोस संक्रिया की अवस्था के अंतर्गत। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, देखिए इस बच्चे के पास एक बड़ा पात्र है और देखिए इसमें इसने पानी भर रखा है और फिर देखिए इसने क्या किया, इसके पानी को एक लंबे पात्र में भर दिया। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों चीजों को अलग करके वो कुछ अपने नियमों को निकालने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था पिछली कक्षा में। याद कीजिए, एक संप्रत्यय हमने पढ़ा था जिसमें हमने 2 समान पात्र लिए थे, उसमें दोनों में ही समान पानी भरा था। और फिर देखिए वहां पर बच्चे को हमने क्या किया था, हमने एक पात्र के पानी को एक लंबे पात्र में डाल दिया था और फिर बच्चे से वहां पर प्रश्न पूछा था हमने कि बताइए कि पानी ज्यादा किस में है। और देखिए बच्चे ने उस लंबे वाले पात्र में पानी ज्यादा बताया था। तो ये किसके अंतर्गत पढ़ा था हमने? बिल्कुल, हमने ये पढ़ा था संरक्षण संप्रत्यय के अंतर्गत। और देखिए उसके अंदर हम क्या बात कर रहे थे? उस संप्रत्यय के अंतर्गत हमने परिवर्तन की बात की थी और स्थायित्व की बात की थी। और देखिए जब हम परिवर्तन और स्थायित्व की बात कर रहे हैं तो वहां बच्चा क्या कर रहा है? स्वयं चीजों को अनुभव कर रहा है और उसके बाद स्वयं ही वह कुछ नियमों का निर्माण कर रहा है। जैसा कि यहाँ देखिए एक उदाहरण बताया गया है कि सर्दी लगने पर ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए। ये एक बच्चे का कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चे ने एक अपने आप इन चीजों को महसूस किया और उसके बाद में वो ये चीज यहाँ पर कर रहा है कि उसने ठंड में कपड़े पहने लेकिन उसे फिर भी ठंड नहीं रुकी, तो फिर उसने और ज्यादा कपड़े पहने। अब उसने महसूस किया कि अब थोड़ी सी ठंड कम हुई है। और देखिए ये सब क्या हुआ है? ये सब उसने स्वयं ने अनुभव किया है, किसी के बताने से उन चीजों को उसने नहीं समझा है। और फिर देखिए जैसे ही उसने ये अनुभव किया कि एक स्वेटर के बाद जब दूसरा स्वेटर पहना उसने तो फिर उसे कुछ ठंड थोड़ी सी कम लगी। तो उसका मतलब उसने क्या नियम निकाला कि जब सर्दी लगती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा कपड़े पहनने चाहिए। अर्थात वह स्वयं ही नियमों का निर्माण करता है। फिर देखिए दोस्तों, चौथी जो हमारी अवस्था थी वो कौन सी है? देखिए औपचारिक संक्रिया की अवस्था। और देखिए दोस्तों यहाँ पर उम्र क्या है इस अवस्था की? 11 वर्ष से वयस्कावस्था तक। अब देखिए यहाँ पर जब तक बच्चा वयस्क होता है, अर्थात टीन एज की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो उसको हम लगभग ये मान के चले कि 11 से 17 से 19 वर्ष के बीच में, ठीक है, उसी बीच में किशोर अवस्था मानी जाती है। और देखिए इस अवस्था के अंतर्गत बालक क्या कर रहा है? तो देखिए अपने सामने की वास्तविक दुनिया से परे भी कल्पना द्वारा सोचना। देखिए बच्चों अब यहाँ पर क्या हो रही हैं चीजें? पहले तो हमने क्या किया था, एक मूर्त रूप में हम पहुंच रहे थे, मतलब ठोस संक्रिया की बात कर रहे थे हम। वहां हम क्या कर रहे थे? हम कुछ चीजों को महसूस करके, अनुभव करके कुछ नियमों का निर्माण कर रहे थे, अर्थात यहाँ पर नियम बन रहे हैं। लेकिन अब देखिए हम जैसे ही हम इस अवस्था की ओर आ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वास्तविक दुनिया से परे, अर्थात जो चीज हम देख रहे हैं उससे कुछ अलग हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ नया सोच रहे हैं। और हम यहाँ बात करते हैं अपने भविष्य के बारे में सोचने की भी और साथ में कुछ योजनाएं बनाने की भी। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमने कौन कौन सी अवस्थाएं पढ़ी यहाँ पर। अभी हम मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? बिल्कुल, पहली थी संवेदी, दूसरी थी कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी कौन सी थी? बिल्कुल ठोस संक्रियात्मक, और चौथी कौन सी है? बिल्कुल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए दोस्तों अब इन सभी अवस्थाओं को हम और भी अच्छे तरीके से और भी गहराई से इनको पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं संवेदी पेशीय अवस्था की। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों शब्दों को समझना। संवेदी यानी संवेदनाएं
और पेशीय यानी क्रियाकलाप, पेशीय मतलब हमारी हाथ पैरों के द्वारा जो इन क्रियाकलापों को हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस अवस्था में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, संवेदनाएं इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और क्या है, शारीरिक क्रियाएं इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसा कि हम यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये बच्चे देखिए यहाँ पर कोई भी फ्रूट इन्हें मिला उसे उठा करके और सीधे क्या कर रहे हैं, अपने मुंह में ले जा रहे हैं और कुछ ना कुछ शायद जानने का प्रयास कर रहे हैं। और आपने भी इस चीज को देखा है कि बच्चा चाहे वो खाद्य हो चाहे वो अखाद्य हो, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज हो, उसे उठा करके सीधे मुंह में लेकर के जाता है। और दोस्तों याद कीजिए इस चीज को हमने किसके अंतर्गत पढ़ा था, बिल्कुल हमने इसको किसके अंतर्गत पढ़ा था, जी हाँ हमने इसको पढ़ा था आत्मसातीकरण के अंतर्गत। लेकिन चलिए थोड़ा सा हम अब इसी में आगे की ओर चलते हैं कि संवेदीय पेशीय अवस्था क्या है। अब देखिए दोस्तों, यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक मानी गई है, अर्थात बच्चा 0 से लेकर के और 2 वर्ष की अवस्था तक आकर के संवेदनाओं से और पेशीय क्रियाओं के द्वारा चीजों को ग्रहण कर रहा है, या हम कहें कि सीख रहा है। इस अवस्था में बालक संवेदना और शारीरिक क्रियाओं के संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, आपने भी अपने आसपास में इन चीजों को महसूस भी किया होगा और देखा भी होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब संवेदनाओं की। देखिए बच्चे को बहुत प्यार से अगर आप उसे छूते हैं तो बच्चा बड़ा प्रसन्न होता है, खुश हो जाता है वो। और वहीं देखिए अगर आपने उसको हल्का सा जोर से उसको हाथ लगाया या आपने अपने एक्सप्रेशंस बदल दिए और उसको डांट दिया तो देखिए बच्चा तुरंत ही डर जाता है या रोने लगता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, बच्चे के अंदर यहाँ पर संवेदनाएं हैं। अगर आप उसे डांट रहे हैं तो वो उसे महसूस कर रहा है, अगर आप उसे प्यार कर रहे हैं तो वो उसे महसूस कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रही है, यहाँ पर बच्चे के अंदर संवेदनाएं आ चुकी हैं और देखिए ये जन्मजात ही होती हैं। फिर देखिए हमने बात करी यहाँ पर शारीरिक क्रियाओं की, तो हमने कहा कि बच्चा खिलौने को कभी उठा रहा है, फेंक रहा है, फिर उसको वापस से उठा लेता है, मुंह के पास लेके जाता है और देखिए बार बार इस तरह की क्रियाओं को करके वो उन खिलौनों से खेलता है। अर्थात हम यहाँ ये बात कह सकते हैं कि जब बालक पैदा होता है उसके भीतर केवल सहज क्रियाएं ही पाई जाती हैं। देखिए नॉर्मल चीजें, नॉर्मल एक्टिविटीज, जिसमें अगर हम बात करें तो देखिए बच्चा जैसे ही जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद देखिए वो दूध पीना शुरू कर देता है। अर्थात उसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो चूसने की प्रवृत्ति है जो है वो कहाँ से आई है, वो जन्मजात आई है। और वो कैसी क्रिया है, वह एक सहज क्रिया है। पियाजे ने इसे सहज स्कीम कहा है। देखिए इसके द्वारा जो बच्चे के द्वारा अलग अलग क्रियाएं की जा रही हैं उसे क्या कहा जा रहा है, उसे सहज स्कीम कहा जा रहा है। इन सहज क्रियाओं की सहायता से बच्चे वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श, गंध का अनुभव प्राप्त करते हैं। देखिए अब यहाँ जब सहज क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो इन क्रियाओं से बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा देखिए यहाँ पर वस्तुओं को देख रहा है, समझ रहा है, ध्वनियों को पहचान रहा है, वो स्पर्श को भी पहचान रहा है। देखिए वो आपने प्यार से बच्चे को छुआ गाल पे तो वो बड़ा शांत रहता है कि हाँ भाई प्यार से ही छुआ गया। वहीं देखिए आपने थोड़ा सा उसको जोर से छू दिया, आपने थोड़ी सी आंखें दिखा दी तो देखिए बच्चा डर जाता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, वो स्पर्श को भी वो पहचानता है। और फिर देखिए हमने कहा यहाँ पर गंध की बात कर रहे हैं, हम स्मेल की बात कर रहे हैं। तो देखिए हम कहते हैं ना कि छोटा बच्चा है वो माँ की गंध को समझना शुरू कर देता है या उसको पहचानना शुरू कर देता है। तो देखिए ये सारी चीजें कब हो रही हैं, जब वह सहज क्रियाओं को कर रहा है। अर्थात हम पूर्ण रूप से यहाँ ये बात कह सकते हैं कि बच्चा इंद्रियों के द्वारा जब चीजों को समझना और महसूस करना प्रारंभ कर देता है तो वह अवस्था कौन सी होगी, वह अवस्था होगी संवेदी पेशीय अवस्था। और देखिए इसके हमें इस नाम को भी याद रखना होगा क्योंकि कई बार परीक्षाओं में यह जो आपका अवस्था है यह संवेदी पेशीय अवस्था के रूप में ना आकर के कई बार ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी ये अवस्था लिखी हुई आती है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं विकास की दूसरी अवस्था को। देखिए दूसरी अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और देखिए दोस्तों ये किस उम्र से किस उम्र तक होती है। देखिए इस अवस्था का विस्तार 2 से 7 वर्ष माना है। इस अवस्था में वह दूसरों के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं,
दूसरों से ज्ञान अर्जन की बात कर रहे हैं अभी हम। अब से पहले क्या कर रहा था बच्चा? अब से पहले बच्चा संवेदनाओं के द्वारा और कहीं ना कहीं पेशियों के द्वारा चीजों को जान रहा था, समझ रहा था। लेकिन अब वह क्या कर रहा है? अब वह यहाँ पर दूसरों के संपर्क में आकर के, और दूसरे इन द सेंस कौन होंगे? उसके माता पिता होंगे, उसके दोस्त होंगे, जिस स्कूल में वह जा रहा है वहां के टीचर होंगे। इन सब से देखिए वो क्या कर रहा है? अब वो यहाँ पर ज्ञान अर्जित करता है। इस अवस्था में बच्चों के मानसिक रूपांतरण की अयोग्यता पाई जाती है। अब देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? मानसिक रूपांतरण की अयोग्यता पाई जाती है, अर्थात बच्चा क्यों है, क्या है, कैसे नहीं है, इन सब चीजों को अपने आप से बदल नहीं पाता है, रूपांतरित नहीं कर पाता है, वह चीजों को चेंज नहीं कर पाता है। इसलिए यह अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कही जाती है। चलिए दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ इस अवस्था की कुछ विशेषताओं की ओर देखते हैं। तो पहली विशेषता है, बच्चे सामान्यतः बोलना, खेलना, मानसिक प्रतिभा आदि इस विषय में सीख लेते हैं। अर्थात यहाँ पर बच्चे बोलना सीख रहे हैं, बच्चे अलग अलग तरीके से खेलना सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ मानसिक प्रतिभाओं को भी वे यहाँ पर अर्जित कर लेते हैं। बच्चे खेल, अनुकरण, चित्र निर्माण, भाषा के माध्यम से वस्तुओं की जानकारी करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या इन चीजों को हमने कहीं पर पहले पढ़ा था क्या? बिल्कुल, याद कीजिए रॉबर्ट एम गैने को। और देखिए वहां पर हमने संकेत अधिगम की बात की थी, हमने शाब्दिक अधिगम की बात की थी, और वहीं पर हमने कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर चित्र की बात की थी, भाषा की बात की थी, और वहां पर हमने ये बात भी की थी कि बच्चा किस प्रकार से चित्रों से सीख जाता है और किस प्रकार से शब्दों को बोल करके, अनुकरण करके उन शब्दों को बोलना सीख जाता है। अर्थात वह क्या कर रहा है यहाँ पर? वह यहाँ पर भाषा को सीख रहा है। बालक धीरे धीरे प्रतीकों को ग्रहण करना सीखता है। प्रतीकों की बात की थी, जैसा कि अभी हमने, जैसे ही ये सबसे पहले पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को पढ़ रहे थे हम, वहां हमने एक चित्र देखा था कि बच्चे ने हाथ में एक टेडी बियर को ले रखा है। तो देखिए वो जो टेडी बियर है वह क्या है? वह टेडी बियर उस जो मूर्त रूप में, या हम कहें कि जो हमें भालू दिखाई देता है, रियलिटी में जो भालू दिखाई दे रहा है उसका ही वह क्या है? एक प्रतिरूप है। और देखिए यहाँ पर इसने क्या किया? उस बच्चे ने वहां पर उस भालू के खिलौने को उस रियल भालू के प्रतीक के रूप में यहाँ पर ग्रहण कर लिया है। बालक कार्य कारण संबंध के प्रति अनभिज्ञ होता है। तो देखिए यहाँ पर किसके प्रति अनभिज्ञ है बच्चा? कारण और कार्य के। अर्थात उसे ये तो मालूम होता है कि कोई कार्य हो रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम होता है कि किसी कार्य के होने के पीछे क्या कारण है। ठीक है, अर्थात ये चीज वह कहाँ नहीं जानता है, इस अवस्था में वो इस चीज को नहीं समझ रहा है। बच्चों के अनेक निर्णय त्रुटिपूर्ण होते हैं। अब देखिए इस बात को हम कहीं ना कहीं उस पहले वाली इस बात से जोड़ेंगे, क्योंकि हमने कहा कि बच्चा कारण और कार्य में संबंध नहीं कर पाता है, वो उस चीज को नहीं जानता है। अर्थात कार्य तो फिर बच्चा भी करेगा, और इसी कारण क्या होता है, बच्चा कहीं ना कहीं कई बार क्या करता है, उसके जो निर्णय होते हैं वो गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा वहां पर अभी किसी कार्य के पीछे उसके होने के कारणों को नहीं जानता है। इस अवस्था में परिशक चिंतन की योग्यता विकसित होती है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न ये है कि ये परिशक चिंतन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, परिशक चिंतन है बिना तार्किक सोच के दो समान दिखाई देने वाली चीजों की तुलना करना। अर्थात तर्क नहीं है उसके पास, अभी कोई तार्किक सोच नहीं है उसके पास कि क्यों है, बस वो दोनों चीजों को देख करके उनमें समान चीजों को देखने का या ढूंढने का प्रयास करता है। जैसा कि देखिए हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो बच्ची है वह आईने के सामने खड़ी है और अपने आप को देख रही है, और वह बार बार अलग अलग तरह की एक्शंस कर रही है, और फिर देखिए वो देख रही है कि जैसा वो कर रही है वैसी ही चीजें उसे सामने दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर तर्क नहीं है बच्चे के पास, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, समान जो चीजें उसे दिखाई दे रही है, अपने जैसा जो दूसरा व्यक्ति उसे वहां कांच में दिखाई दे रहा है उसमें समान चीजों को तुलना करने की सोच रही है, वो कोशिश यहाँ पर कर रही है। अकेले बैठे होने पर बच्चे एकालाप करते हैं। देखिए यहाँ पर शब्द है एकालाप करने की, तो बिल्कुल देखिए आपने इस चीज को देखा भी होगा और शायद आप लोगों ने भी ऐसा
किया होगा। पूछिएगा अपने मम्मी पापा से कि क्या हमने भी कभी ऐसा किया है। बिल्कुल, देखिए एकालाप का मतलब होगा अकेले ही अपने आप से बातें करना। तो देखिए दोस्तों, ये चीज छोटे बच्चों में बहुत अधिक पाई जाती है। आप देखते हैं बच्चा अपने कोने में अपने आप बैठा है, अपने खिलौनों से खेल रहा है, और देखिए खिलौनों से खेलते वक्त वह क्या करता है, वह उन खिलौनों से बात भी कर रहा होता है। और दोस्तों, ये बात करना ही कहलाता है एकालाप। देखिए जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये आईने में अपने आप को देख रहा है, और देखिए अपने आप को देख करके वो स्माइल भी पास कर रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं उसका हाथ कहाँ पर है, वो उसे पकड़ने की भी कोशिश कर रहा है, और वो उससे बात भी कर रहा है। बच्चों में मानसिक रूपांतरण की अयोग्यता पाई जाती है। देखिए दोस्तों, इसकी बात अभी हमने थोड़ी देर पहले भी की है कि मानसिक रूपांतरण की अयोग्यता पाई जाती है। अच्छा, अर्थात बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, अभी उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि जो उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं या जो उसने देखा है उसे बदल करके अपने तरीके से वो यहाँ पर व्यक्त कर सके। इस अवस्था में बालक दूसरे विचारों को जल्दी से ग्रहण नहीं करते हैं। तो देखिए, जो चीज उसने पहले देख ली या जो चीज उसे एक बार बता दी गई है, बच्चा उस चीज को बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण कर लेता है। फिर अगर आप उसे बदलने की कोशिश करें तो देखिए बच्चा जल्दी से उस बात को नहीं मानता है। अगर बच्चा स्कूल जाता है, वहां अगर उसकी मैडम ने उसे ये कह दिया कि 2 और 2 5 होते हैं, तो देखिए दोस्तों, ना तो बच्चे के पास वहां तर्क है, और बच्चे ने लेकिन वहां उस चीज को समझ लिया है कि साहब 2 और 2 तो 4 ही होते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी मैडम ने मुझे ऐसा कहा है। अब उस जगह अगर आप बच्चे को यहाँ इस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए वो जल्दी से दूसरे विचारों को ग्रहण नहीं करता है। उसी प्रकार से देखिए, जब बच्चा कोई खेल खेल रहा होता है, उसी समय अगर आपने बच्चे को अगर कोई काम कहा या आप बच्चे का ध्यान डाइवर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए बच्चे का ध्यान डाइवर्ट नहीं होता, वो आपकी बात को सुनना ही नहीं चाहता। अब क्यों नहीं सुनना चाहता? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या स्थिति है, वह चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था की, और तीसरी अवस्था कौन सी है, वो है मूर्त संक्रिया की अवस्था। अब देखिए, मूर्त संक्रिया अवस्था जो है, इसे हम कह सकते हैं ठोस अवस्था, इसे हम कह सकते हैं स्थूल अवस्था। इसलिए दोस्तों, हमें यहाँ पर नाम को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। ठोस या मूर्त या स्थूल, अर्थात जो हमें चीजें सामने दिखाई दे रही हैं। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था का विस्तार लगभग 7 से 11 वर्ष है। देखिए काफी लंबा समय है ये। इस अवस्था में बच्चे जिस बौद्धिक उपकरण को विकसित करते हैं उसे मूर्त संक्रिया की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ ज्ञान ग्रहण कर रहा है और अपने तरीके से कुछ चीजों को यहाँ पर वो बना रहा है, और ये बनाना ही क्या है, मूर्त संक्रिया कही गई है। इसमें पहचान करना है, प्रतिमूर्ति करना है, और फिर साथ में क्या है, प्रतिवर्तन करना है। अर्थात देखिए यहाँ पर 3 चीजें बोली इन्होंने, चीजों को पहचानना, प्रतिपूर्ति करना, प्रतिपूर्ति यानी कि जो कार्य नहीं है या जिस चीज की कमी है उसे पूरा करने का प्रयास करना, और फिर तीसरी चीज क्या बोली इन्होंने, प्रतिवर्तन की बात की। अर्थात क्या कह रहे हैं, ये डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये ना रिवर्सेबल की बात कर रहे हैं ये यहाँ पर। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने योग्य हो जाता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, तार्किक चिंतन करने की जो योग्यता है वह किस अवस्था में आती है, बिल्कुल मूर्त संक्रिया अवस्था के अंतर्गत बच्चे में तार्किक चिंतन करने की योग्यता विकसित होने लगती है। वह उसमें संक्रियाओं को निष्पादित करने, मानसिक कार्य करने तथा संसार को पुनर्संगठित करने की योग्यता उसके अंतर्गत आने लगती है, या उसमें ये चीजें आ जाती हैं। अब देखिए कौन कौन सी चीजें हो रही हैं इसके अंदर, वह इसमें संक्रियाओं को निष्पादित करता है, अर्थात किसी कार्य को वह करना सीख रहा है, मानसिक कार्य करने तथा संसार को पुनर्संगठित करने की इसके अंदर योग्यताएं आने लगती है, अर्थात दिमाग से चीजों को तर्क सहित करना बच्चा यहाँ पर आकर के सीख जाता है। बच्चे में वार्तालाप में भी दक्षता आ जाती है। देखिए जब हमने तर्क और चिंतन की बात कर ली है तो बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है, बच्चे के पास यहाँ पर भाषा भी डेवलप हो रही है, और देखिए वो
बातचीत करने में बच्चा दक्ष हो गया है। अगर आपने उसे कोई बात कही तो अब वो यहाँ पर तर्क के साथ आपसे बात करना प्रारंभ कर देता है। उसमें तर्क शक्ति के साथ प्रत्याभिज्ञान का विकास भी होता है। अर्थात देखिए यहाँ पर तर्क की बात तो कर ही रहा है बच्चा, लेकिन साथ में एक नए ज्ञान को भी यहाँ पर वो ग्रहण कर रहा है। तो तर्क है ही उसके पास, और अब इसी अवस्था में वह क्या कर रहा है, कुछ नया ज्ञान भी ले रहा है। बच्चों में उत्क्रमणशीलता की मानसिक संक्रिया की योग्यता विकसित होती है। देखिए हमने रिवर्सेबल की बात करी, हमने चीजों को दोहराने की बात करी, तो देखिए यहाँ पर वही क्रिया हो रही है कि जो उत्क्रमणशीलता है वो क्या है, रिवर्सेबल होना ही तो है, चीजों को दोहराना ही तो है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चा, यहाँ पर दोहराने की उस मानसिक संक्रिया को यहाँ पर बच्चा विकसित कर रहा है, जिससे वह पहले से स्थापित चीजों अवधारणाओं में जोड़ना व घटाना सीखता है। अर्थात जब वह चीजों को दोहराता है तो वह क्या चीज कर रहा है, देखिए यहाँ पर वह यहाँ पर चीजों को, जो स्थापित चीजें अर्थात जिनकी जानकारी उसे पहले से है या जो ज्ञान उसके पास पहले से है, उसमें कुछ चीजों को जोड़ना प्रारंभ कर देता है। अर्थात कुछ नई चीजों को उसमें जोड़ना शुरू कर देता है, और जो चीजें उसके काम की नहीं होती हैं या उससे जुड़ी हुई नहीं है, उन्हें क्या कर देता है, वह घटाना सीख जाता है। बालकों में दो वस्तुओं में भिन्नता व समानता समझने की क्षमता का विकास होता है। अब देखिए यहाँ इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट बात कही है कि इस अवस्था में आने पर बच्चे में क्या चीजें आ रही हैं, वस्तुओं में वो भिन्नता को भी जान रहा है, और साथ में वह क्या कर रहा है, समानता को भी समझ रहा है। और भिन्नता व समानता समझने की क्षमता इस अवस्था में बच्चे के अंदर विकसित होने लगती है। वह विभिन्न रंगों आकारों का वर्गीकरण भी करना सीख जाता है। और देखिए दोस्तों, रंगों और आकारों के वर्गीकरण को हमने पहले पढ़ लिया है। किसमें पढ़ा था, बिल्कुल हमने रॉबर्ट एम गैने का, जब वो जो 8 प्रकार से जो सीखने के जो हमने तरीके पढ़े थे उसके अंतर्गत इसको हमने पढ़ा था। और किसके अंतर्गत पढ़ा था, बिल्कुल देखिए हमने वहां पर इसे कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पढ़ा था, हमने संप्रत्य अधिगम के अंतर्गत पढ़ा था। और वहां बच्चा क्या कर रहा था, वहां देखिए बच्चा रंगों को भी पहचान रहा था। तो वहां देखिए बहुविभेदन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि बच्चे ने हरी पत्ती को भी पहचाना था, और बच्चे ने आकाश के उस नीले रंग को भी पहचान लिया था कि पत्ती तो हरी है और आकाश का रंग कैसा है, नीला है। और देखिए यहाँ पर उसने क्या कर लिया था, रंगों में उसने यहाँ पर विभेद कर लिया था। और उसके बाद देखिए वहीं पर हमने आकार के उस वर्गीकरण को भी वहां बच्चे ने सीख लिया था। और देखिए वहां पर इसने एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया था, उस कॉन्सेप्ट को उसने समझ लिया था कि कब तो हमने वहां पर एक जहां पर जिस स्थान पर पानी कम था उसे हमने क्या कहा था, तालाब कहा था, और कब थोड़ा सा पानी बढ़ते ही उसे हमने झील कहना प्रारंभ कर दिया था, और कब और भी अधिक पानी होते उसे हमने समुद्र कहना प्रारंभ कर दिया था। और देखिए दोस्तों, तालाब, झील और समुद्र के आधार पर ही यहाँ पर बच्चे ने आकार के उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर सीख लिया था। अर्थात हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चा भिन्नता व समानता को समझना प्रारंभ कर देता है। देखिए दोस्तों, एक बच्चा आपको नजर आ रहा है और वह क्या कर रहा है, वह यहाँ खेल रहा है शतरंज। और देखिए दोस्तों, शतरंज का खेल कोई ऐसे ही छोटा मोटा खेल नहीं है, ये बहुत ही दिमाग से खेले जाने वाला खेल है। तो देखिए दोस्तों, इस अवस्था में आकर के बच्चा क्या कर रहा है, बच्चे के पास यहाँ पर तर्क है और मानसिक संक्रियाएं भी हैं, जो कि कैसी हो चुकी हैं, अब विकसित हो चुकी हैं। यहाँ पर अब बालक पदानुक्रमों का प्रयोग करके संसार का संगठन करता है। इससे बालक में उच्च चिंतन शक्ति का विकास होता है। अब देखिए बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पर पदानुक्रम का प्रयोग, अर्थात चीजों को तोड़ तोड़ करके और एक क्रम में तैयार करता है, और क्रम में चीजों को अलग करके एक साथ संगठित कर लेता है। अब ये संगठन किनका कर रहा है, अपने आसपास जिन चीजों को वो देख रहा है। और देखिए जब वह संगठन करता है तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक उच्च चिंतन शक्ति का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अनेक प्रकार की क्षमताओं का विकास, जैसे संरक्षण, संख्या, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण,
एवं संबंध। अब देखिए इसमें कौन कौन सी क्षमताओं का विकास हो रहा है बच्चे के अंदर। बच्चे के अंदर संरक्षण संप्रत्यय का विकास हो रहा है, जिसकी अभी हमने पहले बात की थी। 2 पात्र लिए थे, इसमें समान मात्रा में पानी भरा गया था, और देखिए वहां पर हमने फिर पात्र को अलग किया और एक लंबे पात्र में हमने पानी को डाला था, और फिर वहां देखिए हमने बच्चे के उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी कि बच्चा वहां पर अब ये बता पा रहा था कि पानी किस पात्र में ज्यादा है। अर्थात बच्चे को हमने क्या सिखाया था वहां पर, बच्चे को हमने वहां पर परिवर्तन के बारे में बताया था कि परिवर्तन क्या है या चीजें कैसे बदलती हैं, स्थायित्व क्या है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे के अंदर कौन सी क्षमता विकसित हो रही है, बच्चे के अंदर संरक्षण संप्रत्यय विकसित हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पर बच्चा संख्या को सीख रहा है, पंक्तिबद्धता को सीख रहा है, मतलब एक क्रम को सीख रहा है, एक क्रम में कैसे रहा जाए, एक हम कहें कि पंक्ति के रूप में किस प्रकार से किसी कार्य को करना चाहिए, बच्चा वो यहाँ पर इस चीज को विकसित कर रहा है। उसके बाद देखिए वर्गीकरण, वर्गीकरण यानी चीजों को अलग अलग छांटना। वह किसी भी चीज के आधार पे हो सकता है, रंग के आधार पे चीजों को अलग कर सकता है, आकार के आधार पे अलग कर सकता है, लेकिन देखिए यहाँ पर बच्चे के अंदर इस प्रकार की ये सारी क्षमताएं विकसित हो रही हैं, जैसा कि यहाँ हम चित्र में देख रहे हैं। देखिए बच्चे ने क्या कर लिया है, 1 2 3 4, यहाँ पर बच्चे ने संख्या को सीख लिया है। और उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे ने पंक्तिबद्धता को भी यहाँ पर सीख लिया है। वह जानता है इस चीज को कि देखिए गाय यहाँ पर किस प्रकार से खड़ी है, पंक्ति में खड़ी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने संज्ञानात्मक विकास की उस चौथी अवस्था की, और वह चौथी अवस्था कौन सी है, बिल्कुल चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। और देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत क्या होता है, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा कुछ सोच रहा है, कुछ चिंतन कर रहा है। यह संज्ञान विकास की अंतिम अवस्था है, और 11 वर्ष की अवस्था के बाद बच्चे पियाजे द्वारा वर्णित औपचारिक संक्रिया की अवस्था में पदार्पण करते हैं। तो देखिए जीन पियाजे ये महोदय ये बात कहते हैं कि 11 वर्ष के बाद बच्चा किस अवस्था में जा रहा है, किस अवस्था में प्रवेश कर रहा है, बिल्कुल वो कर रहा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था में। अब देखिए दोस्तों इस अवस्था में क्या है, इस अवस्था में बच्चे परिकल्पना करने में सक्षम हो जाते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, परिकल्पना करना, क्योंकि देखिए हमारे बच्चे ने क्या कर लिया है, हमारे बच्चे ने तर्क करना सीख लिया है, और अब वह क्या कर रहा है, वह परिकल्पना बना रहा है। अर्थात बच्चे के सामने अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या के लिए वह काल्पनिक समाधान उसने ढूंढना शुरू कर दिया है, या वो काल्पनिक समाधान ढूंढना सीख जाता है। आगमनात्मक, निगमनात्मक, तार्किक चिंतन करने में सक्षम हो जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए आगमनात्मक की बात करें, निगमनात्मक की बात कर रहे हैं, और तार्किक चिंतन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अर्थात बच्चा उदाहरणों के माध्यम से नियम बनाना सीख जाता है, और नियमों के आधार पर वह उदाहरण देना सीख जाता है, और उसके पास अपनी बात का एक तर्क भी होता है। बच्चे समस्या समाधान तथा समस्या विश्लेषण करने योग्य होने लगते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो समस्या समाधान की जो हम बात कर रहे हैं, क्या इसे हमने कहीं पढ़ा है पहले, बिल्कुल देखिए इसको भी हमने पढ़ा था कहाँ पर, रॉबर्ट एम गैने के सबसे ऊपर वाले उस स्तर की हम बात करें तो वहां हमने इसको पढ़ा था। उच्चतम अधिगम स्तर कौन सा था, बिल्कुल समस्या समाधान अधिगम। और उसके अंदर क्या कर रहा था बच्चा, बिल्कुल बच्चा समस्या के समाधान को ढूंढ रहा था। और देखिए वो कैसे कर पा रहा था, बिल्कुल जब उसने क्या किया, समस्या का विश्लेषण किया। अर्थात उसने क्या कर लिया, समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट लिया, फिर उसने समस्या को समझ लिया, और फिर उसके बाद क्या किया, उसने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। तो देखिए दोस्तों बच्चा समस्या का समाधान किस अवस्था के अंतर्गत सीख जाता है, बिल्कुल औपचारिक संक्रिया अवस्था के अंतर्गत। अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं, अर्थात कल्पनाओं की बात की जा रही है। देखिए जो उसे बच्चे को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में भी वो सोचना प्रारंभ कर देता है, कल्पनाएं करना प्रारंभ कर देता है, और अपने भी विचार देना प्रारंभ कर देता है।
इस अवस्था में विचारशील चिंतन कौशल का विकास हो जाता है। तो देखिए इस अवस्था में क्या हो रहा है, विचारशील चिंतन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बच्चा सही गलत हर चीज को यहाँ पर समझ रहा है। इसमें व्यक्ति अपने तर्क का परीक्षण व मूल्यांकन भी करता है। देखिए यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं। हमने जब मूर्त संक्रिया अवस्था को पढ़ा था तो हमने कहा था कि बच्चे के अंदर तार्किक शक्ति का विकास होता है। तो बिल्कुल देखिए उसके पास तर्क तो वहां पर भी है, लेकिन अब हमने एक चीज यहाँ पर अलग पढ़ी, वो क्या है कि बच्चा क्या कर रहा है, तर्क का परीक्षण भी कर रहा है कि क्या जो मैं तर्क दे रहा हूं वो तर्क सही है, और साथ में वह क्या कर रहा है, उसका मूल्यांकन भी कर रहा है कि अगर ये चीज सही नहीं है तो इसके लिए क्या सही तर्क हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अब तक जो हमने पढ़ा वो तो थी हमारे पियाजे के द्वारा दी गई वो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये जो उन्होंने अवस्थाएं दी थी उनको लेकर के भी कुछ आलोचनाएं सामने आई हैं, या हम कहीं उन सिद्धांतों की, उन अवस्थाओं की भी कुछ सीमाएं थी। तो देखिए दोस्तों, वो सीमाएं क्या थी। अवस्थाओं के कारण अगर हम सीमाओं की बात करें तो देखिए सबसे पहला कारण था अवस्थाओं के कारण। क्या है, पियाजे द्वारा दी गई 4 अवस्थाओं को अक्सर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल देखिए, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास को मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं में बांट दिया था, और ये जो अवस्थाओं में बांटना ही है यही कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर के एक मुश्किल खड़ी करता है। तो देखिए ये क्या मुश्किल खड़ी करता है, ये कहते हैं कि यहाँ पर यदि विकास एक सतत प्रक्रिया है तो अवस्थाएं अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि देखिए हम हर बार ये बात कहते हैं कि विकास कैसा है, बिल्कुल विकास एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन देखिए यहाँ पर पियाजे महोदय ने तो क्या किया, पियाजे महोदय ने तो इस विकास को अलग अलग अवस्थाओं में बांट दिया। इसका मतलब क्या कर दिया इन्होंने, अवस्थाओं में करके हमारे विकास को इन्होंने बाउंड कर दिया है कि भाई बच्चा 0 से 2 वर्ष में यही चीजें उसके अंदर विकसित होती हैं, 2 से 7 वर्ष के अंदर बच्चा इन्हीं चीजों को सीखता है, 7 से 11 वर्ष के अंतर्गत बच्चा इन्हीं चीजों को सीखता है। इसका मतलब क्या कर दिया हमने तो विकास को सीमाओं में बांध दिया यहाँ पर। इसी बात पर इन्होंने एक प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा किया कि क्या एक बच्चा एक समय में पूर्णतः एक ही अवस्था में होता है, या वह एक समय में अलग अलग अवस्थाओं की विशेषताएं भी लिए हुए हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सही है, एक अवस्था में तो बच्चा कैसे हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो 0 से 2 वर्ष की जो अब हम बात कर रहे हैं तो बच्चा धीमी गति से सीखने वाला हो, तो उसी चीज को वो वहां पर 2 वर्ष के बाद वाली अवस्था में सीखे। और ये भी हम कह सकते हैं कि बच्चा जीनियस होगा तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था में सीखी जाने वाली चीज को बच्चा 0 से 2 वर्ष की उस अवस्था में भी उसको सीख सकता है। इसका मतलब क्या होगा, हम विकास को अवस्थाओं के अंतर्गत नहीं बांध सकते हैं, उसके अंतर्गत नहीं ले सकते हैं। अर्थात देखिए यहाँ पर जीन पियाजे ने क्या किया, जीन पियाजे ने तो यहाँ पर विकास को इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में बांट दिया है। लेकिन देखिए विकास तो इस प्रकार से नहीं है, विकास तो कैसा है, विकास तो खुला मिला हुआ है। अर्थात यहाँ पर विकास को हम इस प्रकार से अवस्थाओं में नहीं बांट सकते हैं। और इसीलिए देखिए ये जो अवस्थाओं में बांटना है कहीं ना कहीं इस सिद्धांत की सीमाओं के अंतर्गत आया। सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष की उपेक्षा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में समाज को नजरअंदाज किया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि हमने अवस्थाओं की बात कर ली तो इसका मतलब इन्होंने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि बच्चा एक उम्र में आकर के चीजों को अपने आप ही सीख जाता है। इसका मतलब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने समाज को नजरअंदाज कर दिया यहाँ पर। क्योंकि देखिए दोस्तों, बच्चा जो है वो यहाँ की संस्कृति से, अपने समाज से, अपने परिवार से, उसके आसपास के वातावरण से बहुत सारी चीजों को सीखता है, और इस प्रकार से सीखने के कारण ही इसे हम अवस्थाओं में नहीं बांध सकते हैं। बच्चे का विकास पियाजे के अनुसार गुण मुक्त रूप में हो रहा है, परंतु कुछ समाज में बच्चे कई कार्य बाकी समाजों की अपेक्षा जल्दी कर पाते हैं। तो देखिए बिल्कुल सही है कि हम किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, वहां पर चीजें हम किस तरह से अडॉप्ट करते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन पियाजे ने तो क्या किया, पियाजे ने तो इस चीज को बिल्कुल ही
नकार दिया था, उन्होंने तो विकास को अवस्थाओं में बांट दिया और उन्होंने ये बात भी कही कि साहब 0 से 2 वर्ष में बच्चा इन चीजों को सीख लेता है, 2 से 7 वर्ष में बच्चा इन चीजों को सीख लेता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसे माहौल कैसा मिल रहा है, वो रह कहाँ रहा है, उन सब का भी बच्चे के उस विकास पे प्रभाव पड़ता है। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, देखिए कि बर्फीली जगह पर रहने वाले बच्चे वह सब नहीं कर सकते जो कि एक सामान्य जलवायु में जो बच्चा रहता है वहां पर वो जो चीजें सीख रहा है, शायद उतनी रफ्तार से बर्फीली जगह पे रहने वाला बच्चा उन चीजों को नहीं सीख पाता। क्यों? क्योंकि देखिए बर्फीले स्थान पे रहने वाले उस बच्चे के सामने बहुत सारे बाधक तत्व होते हैं जिनकी वजह से उन चीजों को वो नहीं सीख पाता। अब इस चीज को हम सीखने को अगर उस बच्चे की उम्र से जोड़े तो क्या यह सही है? क्या नहीं। लेकिन देखिए वहीं पर अगर हम बात करें 2 से 7 वर्ष के बच्चे की, और देखिए अगर एक सामान्य जलवायु की बात करें तो वहां पर हम देखेंगे तो देखिए बच्चा सामान्य चीजों को बहुत जल्दी से सीख पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे आसपास का वातावरण उसी प्रकार का मिल रहा है। जैसे देखिए बर्फीली जगह पे रहने वाला जो बच्चा है, शायद वह स्कूल, अगर हम जाने की बात करें तो शायद वह लगातार स्कूल न जा पाता हो, तो देखिए अब वह क्या चीजों को सीख पाएगा? क्या नहीं सीख पाएगा। तुलनात्मक रूप से उस बच्चे के जो कि एक सामान्य जलवायु में रह रहा है और वह सामान्यतः रोज ही स्कूल जा रहा है, तो देखिए अब तुलना कीजिए वहां पर बच्चा क्या सीख पा रहा है? क्या एक बच्चा रोज स्कूल जा रहा है और एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, तो देखिए वहां पर सीखने में अंतर तो आएगा ही आएगा। अर्थात हम यहाँ ये बात कह सकते हैं कि बच्चे के सीखने में कहीं ना कहीं पर उस समाज का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हम, यहाँ देखिए 2 बच्चे आपके सामने, और देखिए इन दोनों ही बच्चों की परिस्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं। कहाँ तो ये इतना सा बच्चा जिसके पास देखिए क्या है, एक लैपटॉप है, अर्थात इसके पास बहुत सारी साधन सुविधाएं हैं। लेकिन यहीं पर देखिए इस बच्चे को देखिए, ये बच्चा कैसा है? ये बच्चा अभी अभावों से घिरा हुआ है, इसके पास चीजें सीखने के लिए नहीं है। अब बताइए कि हम किस प्रकार से यहाँ पर विकास के बराबर होने की बात कर सकते हैं। बच्चों की क्षमता को नजरअंदाज करना बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कई शोध ये दर्शाते हैं कि बहुत छोटे बच्चे भी पियाजे के द्वारा दिए गए कई कार्यों को हल कर पाते हैं, जिन्हें पियाजे के अनुसार बड़े भी हल नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए उन्होंने तो एक बात कही थी कि साहब तर्क शक्ति कब होगी बच्चों के अंदर? बिल्कुल मूर्त संक्रिय अवस्था में जब बच्चा आ जाएगा। अर्थात बच्चा कब आ रहा है वहां पर? जब बच्चा मूर्त संक्रिय अवस्था में आएगा तभी बच्चे के अंदर तर्क शक्ति डेवलप होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं है, बच्चों के अंदर अपार क्षमताएं होती हैं और वो किसी भी उम्र में सामने आ सकती है। अतः हमें बच्चों की उस क्षमता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जीन पियाजे ने क्या किया? जीन पियाजे ने तो यहाँ पर उनकी क्षमताओं को नजरअंदाज कर दिया, जबकि ये चीज सामने आई है कि छोटी उम्र के बच्चे भी उस कार्य को कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर जीन पियाजे ने बड़े बच्चों के लिए भी जिसे नकार दिया है कि बड़ा बच्चा, हम या कहें कि एक 11 वर्ष का बच्चा इस कार्य को नहीं कर सकता है। जबकि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए, व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो देखिए जिस कार्य के लिए 11 वर्ष के बच्चे के लिए भी मना किया है जीन पियाजे ने, वो कार्य 7 वर्ष का बच्चा कर रहा है। इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम? कहीं ना कहीं अगर हम जीन पियाजे की उस अवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं हम बच्चों की उन क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ देखिए हम ये सोच के चलते हैं कि साहब बच्चे अभी जिस उम्र में है ये बच्चा ये सिर्फ जोड़ बाकी घटाना जानता होगा, लेकिन नहीं, देखिए इसके पास तर्क शक्ति भी है, जबकि अभी ये उस अवस्था में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इसके पास तर्क शक्ति है और फिर भी ये साथ में इस प्रकार के कठिन सवालों को भी कर सकता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के शिक्षा शास्त्रीय प्रभाव, अर्थात इस सिद्धांत का शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव है, तो देखिए इसको खोजकर सीखना, बिल्कुल डिस्कवरी लर्निंग। क्योंकि देखिए जीन पियाजे ने सबसे पहले जो बात कही थी वो क्या कही थी? उन्होंने यही तो कहा था कि बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे खोजी होते हैं और साथ में अपने ज्ञान के निर्माता भी होते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों को खुद सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शिक्षक का कार्य यह नहीं है कि वह पके पकाए ज्ञान को बच्चों के समक्ष परोस दे। पका पकाया ज्ञान नहीं देना है बच्चों को, बल्कि क्या करना है?
बच्चों को खुद सीखने के लिए प्रेरित करना है। अपितु यहाँ पर शिक्षक को क्या कार्य करना है? ऐसी गतिविधियों की रचना करनी चाहिए जहां बच्चे स्वयं क्रिया करके सीख सके। अर्थात टीचर का रोल तो है, लेकिन टीचर का रोल किस रूप में है कि वो ऐसी एक्टिविटीज यहाँ पर करवाए बच्चों से कि बच्चा खुद से ज्यादा चीजों को सीख सके। शिक्षक को केवल सीखने का सामान उपलब्ध कराना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सीखने के सामान को उपलब्ध कराने की बात कर रहे हैं, ना कि चीजें सीधे ही बच्चे को परोस दी जाए, ये बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर ये। तथा एक सुगमकर्ता की भूमिका अदा करनी चाहिए। अर्थात बच्चे के लिए वो जो कार्य कर रहा है उसे सरल बनाने में तो वहां पर उसे मदद करना चाहिए, लेकिन सीधे सीधे कार्य को करना बताना नहीं चाहिए। अर्थात बच्चा खुद से चीजों को करना सीख जाए, इस बात पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। और देखिए दोस्तों, ये बच्चा भी शायद वही चीज कर रहा है। शायद यहाँ पर बच्चे को कोई टास्क दिया गया हो और उस टास्क के लिए देखिए यहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, सोच रहा है, चिंतन कर रहा है। सीखने का सही समय। प्याजे के अनुसार शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रचना करनी चाहिए जिनसे बच्चों के मौजूदा ज्ञान में वृद्धि हो और बच्चों के वातावरण को समझने के सीमित दायरे का विस्तार हो। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या कही, उन्होंने कहा कि मौजूदा ज्ञान में वृद्धि होनी चाहिए। और वो कब होंगी? जब एक टीचर इस प्रकार की गतिविधियों की रचना करेगा। और साथ में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने साथ में वातावरण को समझने की बात भी कही है। और उन्होंने साथ में एक इंपॉर्टेंट बात वो कही है, वो क्या कही है, बच्चों की रुचि का भी ध्यान में रखना है। अर्थात बच्चों के ऊपर ज्ञान को थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चा नहीं सीखना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता है, तो बच्चे को हमें उस समय पर जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए। बच्चे की रुचि का ध्यान रखना चाहिए। और जब बच्चा सीखना चाहता है, जो वह सीखना चाहता है, जिस तरह से वह सीखना चाहता है, उसी तरह से हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चा तब ही अच्छी तरह से सीखने के लिए तैयार होता है। हर बच्चे की विशिष्टता को स्वीकारना। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जब हमने जब बात करी ना अवस्थाओं को बांटने की, तो हमने क्या कर दिया, हमने हर बच्चे को एक सा बता दिया। लेकिन नहीं, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर बच्चा अपने आप में बिल्कुल अलग है, कुछ विशेषताओं को लिए हुए रहता है। प्याजे के अनुसार हर बच्चा विकास की समान प्रक्रिया से गुजरता है, परंतु अलग अलग रफ्तार से। देखिए बिल्कुल इन्होंने कहा यहाँ पर कि विकास की जो क्रिया है, उसका जो प्रोसेस है, वो तो सभी का समान ही होगा, है ना। बिल्कुल कैसे, देखिए कि यहाँ पर अगर हम संवेदी संक्रिय अवस्था की बात करें तो वो भी हर बच्चे में होगी ही होगी। अगर हम पूर्व संक्रिय अवस्था की बात करेंगे तो बच्चा उससे भी गुजरेगा ही गुजरेगा। मूर्त संक्रिय अवस्था की बात करेंगे तो उससे भी बच्चा गुजरेगा। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, बात है यहाँ पर उसके रफ्तार की, अर्थात उसकी स्पीड कैसी है। अर्थात हर बच्चे की स्पीड अलग हो सकती है। कुछ बच्चे कुछ कार्य जल्दी सीख जाते हैं, तो कुछ बच्चे थोड़ा देर से सीखते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह हर बच्चे के लिए अलग से पाठ योजना तैयार करे। और दोस्तों पाठ योजना तो आप लोगों ने भी तैयार की है। छोटे छोटे समूह के लिए, न कि पूरी कक्षा के लिए एक ही पाठ योजना बनाई जाए। अर्थात देखिए यहाँ पर जब हम पाठ योजना तैयार करते हैं या जो चीज हमें बच्चों को सिखानी है, जब हम उस चीज को तैयार करते हैं तो वहां पर हमें बालक के स्तरों को ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि हमारे पास कक्षा में एक ही स्तर के बालक नहीं है, हमारे पास कक्षा में अलग अलग स्तर के बालक हैं और उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपनी पाठ्य योजना तैयार करनी चाहिए। साथ ही यह भी आवश्यक है कि बच्चे के ज्ञान का मूल्यांकन उस बच्चे के पिछले ज्ञान से किया जाए, न कि अन्य बच्चों के कार्य से। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, इन्होंने ये कहा है कि बच्चे के ज्ञान को आप जांचें, लेकिन किसके आधार पर, उसके उस पूर्व ज्ञान के आधार पर या जो उसने पहले सीखा है उसके आधार पर आप उसका मूल्यांकन कीजिए, ना कि दूसरे बच्चे को देख करके आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि अच्छा इसने तो देखो 2 दिन में इस चीज को सीख लिया और तुम्हें तो यहाँ पर 5 दिन हो गई, चीजें अभी तुम्हें सीखने में ही नहीं आई है। तो देखिए वहां पर हमें मूल्यांकन
दूसरे बच्चे से तुलना करके नहीं करना है बच्चे का, बल्कि बच्चे के उसके स्वयं के पहले वाले ज्ञान को देख करके उसका हमें यहाँ पर मूल्यांकन करना होगा। देखिए जैसा कि हम यहाँ चित्रों में देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर हर बच्चा अपने आप में अलग है, उसके सीखने के स्टाइल अलग होते हैं, उसके सीखने की रफ्तार भी अलग होती है। अतः यहाँ पर हमें मूल्यांकन भी हर बच्चे का अलग अलग ही करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने कुछ प्रश्नों की, जो कि अब से पहले की परीक्षाओं में आए हुए हैं, और इन प्रश्नों को भी आपने कक्षा के आरंभ होने से पहले देखा था, और शायद उन प्रश्नों के उत्तर आपके पास पहले नहीं थे, लेकिन अब इन प्रश्नों के उत्तर आपके पास होंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, प्याजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अब देखिए इन्होंने क्या बात कही है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर प्रतीकों को ग्रहण करना, तर्क शक्ति के साथ प्रत्याभिज्ञान करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, आगमनात्मक निगमनात्मक चिंतन करना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले हम इन चीजों को समझते हैं। तर्क की बात हमने कहां पर की थी? बिल्कुल, हमने तर्क की बात की थी विकास की उस तीसरी अवस्था में, मूर्त संक्रिया अवस्था में बात की थी हमने। फिर वहीं देखिए परिकल्पनाओं की और आगमनात्मक और निगमनात्मक चिंतन की बात हमने कहां पर की थी? जी हाँ, हमने ये बात की थी चौथी अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। इसका मतलब अब हमारे पास बचता क्या है? प्रतीकों को ग्रहण करना। तो इसका मतलब हमारा उत्तर क्या होना चाहिए? प्रतीकों को ग्रहण करना। कौन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता नहीं है? अब देखिए चीजों को समझना जरूरी है। किस अवस्था की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर है वार्तालाप में दक्षता, संरक्षण, क्रमबद्धता, पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। तो याद कीजिए कि क्या हमने इसकी बात की थी वहां पर? बिल्कुल, हमने वार्तालाप दक्षता की भी बात की थी। हमने संरक्षण के अंतर्गत कहीं ना कहीं परिवर्तन और स्थायित्व की भी बात की थी। और देखिए वहीं पर हमने क्रमबद्धता की भी बात की थी, पंक्तिबद्धता की हमने वहां पर बात की थी। अब हमारे पास देखिए बचता क्या है? हमारे पास रह जाता है अब यहाँ पर आंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था, अर्थात जहां पर हमने तर्क की बात की थी और तर्क के बाद हमने कहा था कि बच्चा अपने तर्क का परीक्षण करता है और उसका मूल्यांकन करता है। इसका मतलब ये किस अवस्था की विशेषता है? बिल्कुल, ये है हमारी चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। अतः उत्तर होगा हमारा आंत प्रज्ञ चिंतन अवस्था। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। ये तो आप बहुत इजीली बता देंगे। पहली कौन सी थी? बताइए यहाँ पर पहली कौन सी है? बिल्कुल, पहली है ये इंद्रिय गतिक अवस्था, जिसपे हमने कहा था ना अभी आपको कि इंद्रिय जनितीय इंद्रिय गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। किसको? संवेदी पेशीय अवस्था को। फिर देखिए दूसरी अवस्था कौन सी थी? बिल्कुल, दूसरी अवस्था थी ये वाली हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और फिर तीसरी कौन सी है बताइए? इन दोनों में से दो बची हुई है अब आपके सामने, औपचारिक है और मूर्त संक्रियात्मक है। तो बताइए इसमें से तीसरी कौन सी है? बिल्कुल, ये जो है ये कौन सी है? ये तीसरी हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हमने ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा था, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहा था। अतः हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों? हमारा उत्तर होगा यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विकास की तीसरी अवस्था है। जीन प्याजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है। तार्किक चिंतन प्रारंभ होने की बात कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात है कि तर्क चिंतन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कब प्रारंभ होता है? बिल्कुल, संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। देखिए दोस्तों, इसमें और इसमें तो बिल्कुल नहीं है ये बात। अब बात आती है इन दोनों की। तो देखिए हमने यहाँ पर बात करी है प्रारंभ होने की। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तो तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है, और यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आकर के हम अपने उस तर्क का परीक्षण करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं।
तो अतः देखिए यहाँ अगर हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं तो हमारा उत्तर होना चाहिए यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्याजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? किशोरावस्था। और किशोरावस्था की उसकी एज क्या है बताइए? बिल्कुल 11 से 17 वर्ष, या हम कह सकते हैं 19 वर्ष। और देखिए जब हम 11 से 17 वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो अब वह किस अवस्था के अंतर्गत आएगा वो बच्चा? बिल्कुल पूर्व कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो बताइए दोस्तों किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? बिल्कुल यहाँ पर आएगा औपचारिक कार्यात्मक अवस्था के अंतर्गत। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने इस जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझ लिया है। तो देखिए दोस्तों, पहले हमने उनके सिद्धांत को पढ़ा, हमने संज्ञान को समझा, उनके संप्रत्यों को समझा, और फिर उसके बाद में हमने उनके द्वारा दिए गए उन अवस्थाओं को भी समझा। और इस प्रकार से हमने जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सीख लिया है, समझ लिया है। दोस्तों आज के लिए अब इतना ही। कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कि आपको करके लाने हैं, और उनके हल हम देखेंगे अगली कक्षा के अंदर। धन्यवाद। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस पर आने वाले वीडियोस पर कमेंट्स कीजिए।